अब देखो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3। इससे पहले ही हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में किया था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो। थोड़ा बहुत जाना था हमने, ज़ीरोथ लॉ क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत बेसिक बातें करी थी। जिसके बाद पार्ट 2 में हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन विच इज़ मेयर्स रिलेशन, यानी कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, जिसे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये नहीं कि बिल्कुल हमने उसमें जल्दीबाजी करी है, इसीलिए थोड़ा लंबा भी है। बट फिर भी अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से बातें क्लियर हुई होंगी, अगर नहीं हुई तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको समझा दूंगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्योंकि हम लोग NCERT के हिसाब से चल रहे हैं तो इसीलिए अपना अगला टॉपिक आता है थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, तो जो भी सिस्टम को डिफाइन करे, यानी कि थर्मोडाइनमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स चाहिए, एग्जांपल के लिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, हीट है, वर्क है। ठीक है, तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? आपके थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स हो जाते हैं। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, अब ये जो वेरिएबल है ना, ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले आते हैं आपके कौन से? स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरे आते हैं आपके पाथ वेरिएबल्स। अब देखो, इनके नाम में ही छुपा है इनका काम। ठीक है, क्या बोला है मैंने? अब देखो, स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का प्रोसेस क्या था, क्या पाथ फॉलो किया था। उन्हें सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल वैल्यू से मतलब है, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करते हैं। ऐसे वेरिएबल आते हैं स्टेट वेरिएबल्स की कैटेगरी में। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, तो ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं? आपकी स्टेट वेरिएबल्स में, यानी कि यहाँ पर सिर्फ ये लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है पाथ वेरिएबल्स। नाम में क्लियर है, जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहे हो, यानी कि पाथ डिपेंडेंट हो। या फिर ऐसा मान लो कि अगर आपने एक सिस्टम था जो कि स्टेट ए में था, आप उस सिस्टम को स्टेट बी में लेकर गए, तो ए से बी में जाने का जो प्रोसेस था वो आपने कौन सा फॉलो किया? ठीक है, तो उस पर इन पाथ वेरिएबल की वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपने प्रोसेस नंबर 1 फॉलो किया तो उसमें इनकी वैल्यू अलग होगी, प्रोसेस नंबर 2 फॉलो किया तो उसमें अलग होगी। और इस कैटेगरी में आते हैं आपके हीट और वर्क डन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हो गई होगी। आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं। मैंने बोला एक सिस्टम था जो कि स्टेट ए में था, उसे आप लेकर गए स्टेट बी में। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब स्टेट ए से बी में जाने का एक तरीका ये था, मान लो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 ये था, प्रोसेस 3 ये था। तीनों ही प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा। तीनों ही प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो अलग अलग होगा। अब आप खुद सोच लो कि जब ये चीज़ पाथ पर डिपेंड कर रही है तो ये पाथ वेरिएबल ही तो होगी, है कि नहीं? एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने स्टेट ए में प्रेशर P1 था, स्टेट बी में प्रेशर P2 हो गया। ठीक, अब प्रेशर P1 से P2 तक लेकर जाने के लिए आपने कौन सी प्रोसेस का सहारा लिया? क्या आपने प्रोसेस आइसोथर्मल करी थी, या फिर आपकी जो प्रोसेस थी वो एडियाबैटिक थी? ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबैटिक प्रोसेस है यानी कि हीट कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं है सराउंडिंग से, यही तो होता है ना, भूल गए? इतनी बात क्लियर। तो अगर आपने P1 से P2 प्रेशर किया है बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इस केस में जो भी आपका वर्क डन होगा वो अलग होगा।
और अगर आपने आइडियाबैटिक प्रोसेस से एडियाबैटिक प्रोसेस से ये प्रेशर चेंज किया है P1 से P2, तो इस केस में वर्क डन अलग होगा। और दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही बराबर नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि प्रोसेस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो लो डिपेंड कर तो रहा है प्रोसेस पे। आइसोथर्मल में अलग है, एडियाबैटिक में अलग है। अभी इसको निकाल कर भी देखेंगे। ठीक है, आगे दिए हैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इसीलिए इसे पाथ वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और पाथ वेरिएबल है तो वो क्यों है। इतनी बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानते हैं कुछ क्या मतलब, दो ही तो हैं। एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो, अगर आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझनी है तो बस इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है, वहीं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी ये किस पे डिपेंड करती है, ये अच्छा मैं लिखना भूल गया यहाँ, साइज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और ये क्या होगी, साइज़ डिपेंडेंट। अब होने को इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मतलब इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक ही एग्जांपल देखिए अच्छे से क्लियर कर दूंगा, उतना आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि साइज डिपेंडेंट होती है, इसका एग्जांपल है हीट कैपेसिटी। क्या है, हीट कैपेसिटी। वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि साइज इंडिपेंडेंट होती है, इसका एग्जांपल क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, अब अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है तो अच्छी बात है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये असल में बताता है कि आप सिस्टम या फिर कितना भी मास ले लो, ठीक है, जो भी गिवन मास है आपका या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बोलो या 1 केल्विन बोलो, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं कोई सब्सटेंस लेके आया जिसका मास था 2 kg, तो वो जो 2 kg सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी। पर वहीं अगर मैंने उसको 2 किलो की जगह 5 किलो कर दिया, तो खुद सोचो जो अमाउंट ऑफ हीट पहले दे रहे थे उतना काफ़ी है या और देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी ना। यानी कि ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये साइज़ पे डिपेंड कर रही है। पहले कम था अब ज़्यादा है, इसीलिए जितना हीट पहले दे रहे थे अब उससे ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइज़ डिपेंडेंट ही तो है। वहीं अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पकड़ो तो ये बोलता है कि भाई 1 ग्राम टेम्परेचर का, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट देनी पड़ेगी उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाम में ही स्पेसिफिक है। तो वही चीज़ अगर आप 2 kg सब्सटेंस ले लो या 5 kg सब्सटेंस ले लो, दोनों का अगर आप 1 1 ग्राम लोगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट चाहिए वो तो सेम ही रहने वाली है ना। चाहे आप 2 किलो लेके आओ या 5 या 10 या 100 या 200, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कभी चेंज होनी नहीं वाली, क्योंकि वो तो 1 ग्राम के बारे में बात कर रहा है। इतनी बात आपको क्लियर है या नहीं। इसका एग्जाम्पल एक और हो सकता है, जैसे कि डेंसिटी। डेंसिटी भी चेंज नहीं होती है। वहीं कंसंट्रेशन ले लो यानी कि मोलैरिटी, वो भी, क्योंकि डेंसिटी अगर आप ले रहे हो तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब के लिए बात करेगा। वहीं कंसंट्रेशन जो होता है जैसे मोलैरिटी, वो पर लीटर की बात करता है कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। याद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि वो 1 लीटर पे डिपेंड कर रहा है। उसका 10 ले आओ या 20 ले आओ, दोनों के 1 1 लीटर में जितना कंसंट्रेशन पहले था उतना ही तो रहेगा, वो चेंज थोड़ी होने वाला है। यानी कि
ये चीज़ें साइज़ पे डिपेंड कर ही नहीं रही हैं, इसीलिए इसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये एग्जांपल से बात समझ में आई होगी। हालांकि इसके एग्जांपल ढेरों हैं, आपको खुद ढूंढने हैं। ठीक है, बस मैंने समझा दिया कि ये होता क्या है, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, एक फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल जाता है कई बार कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है, कुछ नहीं करना, एक्सटेंसिव डिवाइड बाय एक्सटेंसिव कर लो, वो इंटेंसिव बन जाती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कोई कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आएगा, बस सबको पता होना चाहिए था। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये छोटी सी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट, अब देखो ये भी कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप कैसे बताते हैं इसे कि अगर आप एक सिस्टम पकड़ लो, ठीक, जिसमें आइडियल गैस भरी हुई है, ठीक है, यानी कि इसका खुद कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स भी कुछ ना कुछ होंगी। तो इसके यानी कि इस सिस्टम को डिफाइन करने वाले जो भी वेरिएबल्स हैं उनके आपस में जो रिलेशन होगा, जैसे आइडियल गैस के लिए हम बॉयल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, ये वो भी करती है ना इसको, यानी कि फॉलो करती है। चार्ल्स लॉ भी करती है, गे लूसक भी करती है। तो इन सभी को अगर मिला दें तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है जो कि होती है P इक्वल टू एन आर टी, विच इज़ आइडियल गैस इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन, और ये किसकी इक्वेशन है, जितने भी इसके वेरिएबल हैं जो कि सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, जो कि आइडियल गैस के सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, ये वही वेरिएबल तो हैं। तो इन्हीं वेरिएबल के बीच का रिलेशन एक निकाल दिया है, और उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। वहीं आप कोई दूसरा सिस्टम ले आओ, उसको डिफाइन करने वाले कोई दूसरे वेरिएबल होंगे, उन दूसरे वेरिएबल के बीच में दूसरा रिलेशन होगा, उस दूसरे रिलेशन की इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल देंगे पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आ गया होगा, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता नीचे वही फिर कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको समझाने की दोबारा। अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, एंड वो है क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस। क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस, क्वाज़ाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है नॉट चेंजिंग। तो अगर आप इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे तो बनेगा ऑलमोस्ट नॉट चेंजिंग प्रोसेस। या फिर अगर इसे बिल्कुल ही छोटा कर दूं तो इसका मतलब पता नहीं क्या निकल के आता, स्लो, और वेरी स्लो भी कह सकते हैं। तो क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस का बेसिक्स का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा स्लो हो, इतना वो स्लो है, इतना वो स्लो है कि उसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लगभग, कंप्लीट नहीं कह रहा हूँ, लगभग मेंटेन रहता है, नियरली मेंटेन। ठीक है, तो क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस एक ऐसी स्लो प्रोसेस है जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप से गुजरती है, तो इसीलिए उसको होने में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। बट हाँ, ये बात है कि हर स्टेप में वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, मतलब नियरली मेंटेन करती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम समझते हो या नहीं समझते हो, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी हो, मैकेनिकल भी हो और केमिकल भी हो। तो बेसिकली उसका प्रेशर भी चेंज ना हो रहा हो, वॉल्यूम भी मतलब मेंटेन रहे, और टेम्परेचर भी चेंज ना हो रहा हो, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रहे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है ना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे देखते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसका यूज़ होगा अभी। और एक होती है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो ये एक यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये आगे बढ़ा और मान लो पहुँचा इस स्टेट में,
ठीक ऐसे गया। अब अगर ये वापस से इस स्टेट में आ जाए तो क्या इसे रिवर्सिबल बोलेंगे? नहीं। ये ए स्टेट था, बी में गया, ए से बी में गया और बी से ए में आया, पर अगर ऐसा हुआ कि हीट का लॉस ही नहीं हुआ, यानी कि नो डिसिपेशन ऑफ हीट। पहली कंडीशन ये थी कि प्रोसेस जो होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मतलब वो स्लो ही तो होगा, ये नहीं कि बिल्कुल फट से वहाँ चले गए फिर यहाँ को आ गए, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो नेचर का होगा, यानी कि क्वाज़ी स्टैटिक होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगी कि इसमें नो डिसिपेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट का लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप ए से बी में गए और बी से ए में आ गए, बिल्कुल हीट का लॉस नहीं, यानी कि जैसी कंडीशंस पहले थी वैसे ही मेंटेन हो गई। या मतलब सोच पा रही हो, जैसा पहले था डिक्टो वैसा ही हो गया, वैसे ही कंडीशन मेंटेन हो गई, हीट का लॉस भी नहीं हुआ। तो हाँ, आप कह सकते हो कि वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। वहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि एक स्टेट ए में था, स्टेट बी में चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मान लो, ऐसा मान लो कि, और एक एग्जाम्पल जैसे बम का फटना, कोई आपने दिवाली का बम फोड़ा, चीथड़े हो गए उसके। अब उन चीथड़ों को आप अच्छे से अगर ले भी आओ, वापस से जोड़ने का ट्राई करो, तो फिर भी जो अमाउंट ऑफ हीट पहले लॉस हुआ था उसको आप रीस्टोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वो प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वहीं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि जैसा पहले था डिक्टो वैसा कर दिया और हीट का लॉस भी नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो ये एक गैस का सिलेंडर है और इसमें लगा है एक पिस्टन, ठीक। इसमें गैस भरी होगी, ऑब्वियसली गैस का सिलेंडर, गैस ही तो होगी इसमें। तो इसमें हमने क्या किया हुआ, गैस भरी है, पिस्टन है, हम क्या कर रहे हैं, इसे कंप्रेस कर रहे हैं। पर हाँ, एक बात है कि कंप्रेस कर रहे हैं तो स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अगर हम इसे बहुत धीरे 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 करके कंप्रेस कर रहे हैं तो ये क्वाज़ी स्टैटिक तो है, पर क्या ये रिवर्सिबल है? सोचो, अगर ये प्रोसेस को आप, यानी कि इसे कंप्रेस कर रहे हो बहुत ही धीरे करके, तो हाँ वो क्वाज़ी स्टैटिक में काउंट कर ली जाएगी, बट वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगी। उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि जब आप इस पिस्टन को नीचे की ओर कंप्रेस कर रहे होगे तो इसकी वॉल्स में दिख रहा है ये इधर और इधर ये घिसेगा, यानी कि यहाँ पे घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो भैया जी ये बताओ, आपने पहले चीज़ें पढ़ के आए हो ना फर्स्ट बुक में, अगर फ्रिक्शन होगा तो वहाँ हीट का लॉस भी तो होगा, और अगर हीट का लॉस हो गया तो फिर किस बात का रिवर्सिबल प्रोसेस है? बात समझे या नहीं? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी क्लियर हो गया होगा और थोड़ा बहुत क्वाज़ी स्टैटिक भी क्लियर हो गया होगा। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? तो अगर मैं आपको एक कंक्लूजन दूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस है एक, ये सबसेट हो जाएगी किसका किसका, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस का। मैथमेटिक्स वाले बच्चे रिलेट कर पाए होंगे। देखो मैंने क्या बोला, रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी वो सारी की सारी क्वाज़ी स्टैटिक होंगी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारी क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है कि उस प्रोसेस में हीट का लॉस हो गया हो, इसीलिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो छोटी सी बात है ये भी समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन सा निकल के आता है कि क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस ही क्यों, मतलब करना ही क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो मैंने पहले ही बोला कि क्वाज़ी स्टैटिक प्रोसेस में होता क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है तो इसका मतलब क्या है, हर स्टेप पर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या बेसिकली प्रेशर वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे ही करेंगे। मतलब हर स्टेप में जैसे जैसे एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उन सारे स्टेप्स में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, हर स्टेप में प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन रहेगा। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन रहेगा
तो इसका अगर मैं पीवी कर्व बनाऊंगा ना, पीवी कर्व बनाऊंगा, तो उसमें मैं हर पॉइंट देखो ना, हर स्टेप में ये हर एक डॉट जो है ना एक डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेप को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस क्वाज़ाई स्टैटिक होगी तो हर स्टेप में प्रेशर वॉल्यूम डिफाइन रहेगा, जिसकी वजह से हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो काफ़ी स्मूथ होगा, कंटिन्यूस नेचर का होगा। और अगर ऐसा होगा तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी होगी। आपको ये बात पता है ना कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसका जो नीचे का जो एरिया होगा ना, यानी कि शेडेड पोर्शन होगा, वो क्या होगा, आपका वर्क होगा। और ऐसी प्रोसेस में वर्क भी क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी सिस्टम की मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि वो कितना मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, वो चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हम क्वाज़ाई स्टैटिक जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली उतना वो पॉसिबल नहीं है, पर थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं कि अच्छा हाँ, इतना मैक्सिमम यहाँ से हो सकता है, इतनी मैक्सिमम एफिशिएंसी यहाँ से निकल सकती है। एक बात याद रखना कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, इसमें वर्क डन आपको मैक्सिमम मिलेगा और लॉस जो होगा वो कम से कम होगा। ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर ही मैंने बोली आपसे, क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या निकलता है, मैक्सिमम निकलता है, यानी कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है किसी भी सिस्टम की। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार समराइज अगर मैं करूँ तो हमने क्या कर लिया था, स्टेट वेरिएबल कर लिए, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, ये सभी क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल होते हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, नो मैटर कि आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया था। वहीं पाथ वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि पाथ डिपेंडेंट होते हैं कि आपने P1 से P2 प्रेशर लेकर गए हो तो आप कैसे लेकर गए हो, कौन सी प्रोसेस यूज़ करी, आइसोथर्मल था, एडियाबैटिक था, या क्या था, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन निकलेगा। तो इसीलिए ये जो है क्या है, पाथ डिपेंडेंट है, इसीलिए इसे पाथ वेरिएबल कहते हैं। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ साइज डिपेंडेंट होती है, एग्जांपल के लिए हीट कैपेसिटी। वहीं अगर बात करें इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तो वो क्या होती है, साइज इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिटेल में समझा दिया था वहीं पे, एक बार दोबारा देख लेना, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं तो आपको खुद ढूंढने हैं। ठीक है, इतनी मेहनत आपको खुद से करनी है। इक्वेशन ऑफ स्टेट देखा, बहुत ही लल्लू सा टॉपिक था। उसके बाद देखा हमने क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस। क्वाज़ाई में क्वाज़ाई का मतलब ऑलमोस्ट होता है, स्टैटिक का मतलब नॉट चेंजिंग होता है, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो कि बहुत ही स्लो हो रही है, हर स्टेप में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन सा हो रहा है, मतलब मेंटेन सा हो रहा है, ठीक है ना, नियरली हो रहा है। उसके बाद इसमें स्टेप्स बहुत सारे लग जाते हैं, यानी कि टाइम भी बहुत सारा लगेगा। ठीक है, जैसे प्लांट का उगना, एक प्लांट का आपने बीज बोया तो उसका धीरे 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 करके उगना भी क्वाज़ाई स्टैटिक प्रोसेस ही है, क्योंकि उसमें भी जो सिस्टम है वो हर बार मेंटेन रहता है, हर प्रोसेस में मेंटेन रहता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, रिवर्सिबल क्या होती है, इरिवर्सिबल क्या होती है। रिवर्सिबल, सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वाज़ाई स्टैटिक है, पर सारी क्वाज़ाई स्टैटिक रिवर्सिबल क्यों नहीं है, ये भी देख लिया। तो जितनी भी चीज़ें हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगर हो गई है तो अच्छी बात है।